जाने आलम खाकी टीवी देखने वालों को खुशामदीद। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कुछ चीदा बातें एनलाइटनमेंट के बारे में की थी और उसमें मैंने एनलाइटनमेंट में जो लीडिंग एटीट्यूड्स थे, वर्ल्ड व्यूज थे, उनके बारे में गुफ्तगू की थी और ये बताने की कोशिश कर रहा था कि एनलाइटनमेंट में क्या इम्पेक्ट आया। एनलाइटनमेंट में जो थिंकिंग पर्टिकुलर वेस्टर्न वर्ल्ड के हवाले से हुई और उनका माशरे पर क्या इम्पेक्ट आया, उसके बारे में आपसे गुफ्तगू किया था। और उसमें ये भी बताने की मैं कोशिश कर रहा था कि उसके अंदर कैसे ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल जाइंट्स, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल थिंकर्स और साइंटिस्ट और दूसरे एरियाज के अंदर मिलिट्री थिंकिंग और ये तमाम चीज़ें किस तरह वहाँ डेवलप होने लगी थी और उसकी वजह से इम्पेक्ट क्या आया। पहले मैंने एक और हवाले से गुफ्तगू की थी, अब मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि एनलाइटनमेंट के जो आइडियाज थे वो अब तक चूंकि ट्रैवल मीन्स बढ़ने की वजह से दुनिया के अंदर सफर बहुत ज्यादा फैल गया था, यानी ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ। तो ये ट्रैवल्स जो है सी के जरिए और एयर के जरिए और तरीक़ों से जो है ना लैंड ट्रांसपोर्ट के जरिए बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ गए थे और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के सामान जब एक्सेस प्रोड्यूस होने लगे तो वो भी दुनिया में बेचने के लिए, जैसा पहले ही से सिविलाइजेशन जिनके पास चीज़ें ज़्यादा थी उनको बेचने के लिए मार्केट्स तलाश करते थे, ये इसी तरह ये फिनोमेना कंटिन्यू रहा। उसके नतीजे में बड़ी दिलचस्पी की बात यह है कि बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बहुत से वर्ल्ड के जो सिविलाइजेशंस थी या कंट्रीज थी वो बहुत पावरफुल हो गई थी, तो इसलिए उनका जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर था वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने लगा था। उस हिसाब से आप देख लें कि ये 19th सेंचुरी में बहुत सारे नेशन स्टेट्स एमर्ज हुए वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर और फिर ये बहुत पावरफुल होने लगे और उन्होंने अपनी नज़रें बाहर रखना शुरू किया, दीगर नेशंस को भी कॉलोनाइज किया 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में। फिर जाके इंटरेस्ट इनफ ये जब बहुत ताकतवर हो गए, समहाउ को एग्जिस्ट नहीं कर पाए, बाज़ औक़ात बहुत सारे छोटे इश्यूज पर भी उनके दरमियान लड़ाइयाँ होने लगी, कन्फ्रंटेशन होने लगा, यहाँ तक कि फिर 1918 में एंड हुआ वर्ल्ड वॉर वन। यानी वर्ल्ड वॉर वन जिसमें मुख्तलिफ अक़वाम दो हिस्सों में बढ़ के आपस के साथ बच्चों की तरह मारा मारी करने लगे और बहुत सीवियर ह्यूमन सोसाइटी पर उसका इम्पेक्ट आया और इसका इम्पेक्ट चलता रहा इकोनॉमी पे, पॉलिटिक्स पे और बहुत सारी चीज़ों पे। फिर 1918 में रशियन रेवोल्यूशन आया, उसके नतीजे में उसने बहुत सारे करंट्स को जन्म दिया और फिर एक ईस्ट वेस्ट कन्फ्रंटेशन का बहुत सीवियर आगाज हुआ और जाते जाते फिर 1945 तक जो है 1945 के अराउंड में फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर जिसको हम कहते हैं उसका आगाज हुआ और 1945 में वो कंक्लूड हुआ, जिसकी वजह से दुनिया के अंदर ये जितनी पावरफुल जो स्टेट्स थी या सिविलाइजेशंस थी एक लिहाज से वो इस तरह के कन्फ्रंटेशंस की वजह से बहुत कमज़ोर होने लगे, जिसके नतीजे में जो पहले शब्द-ओ-मत के साथ कॉलोनाइज किए थे दूसरे अक़वाम को, फिर उसके बाद जो है इंटरेस्टिंग है ना वो श्रिंक हो गए, अपने तक महदूद हो गए, अपने मसाइल में उलझने लगे। तो उसकी वजह से एक ज़बरदस्त प्रोसेस शुरू हुआ जिसको हम डीकोलोनाइजेशन भी कहते हैं, यानी जो पहले कॉलोनाइज करते थे अब वो ताकतें रिसीड हो गई तो बहुत सारे जो नेशंस कॉलोनाइज हुई थी
وہ ایک ایک ہو کے آہستہ آہستہ ڈیکولونائز ہوئی, انہوں نے انڈیپینڈنس حاصل کیا. اور اسی سلسلے میں آپ جانتے ہیں 1947 میں انڈیا بھی فری ہوا. اور اس ڈیکولونائزیشن کے نتیجے میں بہت دلچسپ ڈیولپمنٹ شروع ہوئی. 1960s میں افریقن بہت سارے نیشنز جو ہیں ڈیکولونائز ہوئی, ایک نیا سلسلہ شروع ہوا. اور ان ٹائمز کی جو بڑی خوبی ہے, جو لوگ نیشن اسٹیٹ سے فری ہوئے اور اپنے آپ کو نئے لائنز پر ایک قوم, ایک ملک, ایک اسٹیٹ بنانے لگے, تو وہ کس چیز کی وجہ سے انسپائر ہوتے؟ ان کے پاس دو چیزیں بہت ہی اہم چیزیں آئیں جن پر انہوں نے اپنے لوگوں کو انسپائر کیا. ایک تھا نیشنلزم اور دوسرا تھا آئیڈیالوجی. یہ جتنی نیشنز جو ہیں وہ فری ہونے لگی, انہوں نے اپنے آپ کو نیشن کے طور پر انسپائر کرنا شروع کیا اپنے لوگوں کو. اور اس نیشن میں یا لینڈ تھا, یا لینگویج تھا, یا ان کی آئیڈیالوجی تھی, یا جس بھی فلسفی کے وہ ماننے والے تھے, ملک کے اوورولمنگ میجورٹی اس چیز کا نعرہ لگانا شروع کیا, بینک کرنا چاہیے, ہم وہ ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ بڑے ہیں, ہمارے ثقافت ایسے, ہمارے ہسٹری ایسی ہے. تو اس کے ذریعے انسپائر کرنے لگے. جو دوسری چیز تھی اس کے نتیجے میں پھر اگرچہ یہ ویسٹرن نیشن سے آزاد تو ہو گئے ڈیکولونائزیشن پروسیس میں, لیکن پاس کیا تھا, اب دنیا ایک ڈیفرنٹ مرحلے میں داخل ہو گئے تھے جس کو اس زمانے کے حساب سے ماڈرنائزیشن کہتے تھے یا ماڈرن ورلڈ کہتے تھے, جس کے چند کی چیزیں تھیں. اور وہ یہ کہ زندگی کی ایمینٹیز, ٹیکنالوجیکل ایمینٹیز اتنی پاورفل تھیں کہ کوئی قوم رجسٹ نہیں کر سکتی تھی. انڈسٹری ہے, ایجوکیشن سسٹمز ہیں, اور گورننس ہے. جتنا بھی آپ نیشنلزم کا نعرہ لگائیں گے, پھر گورننس کیسے ہوگی؟ آیا پہلے ہی کی طرح جو ہے نا بڑے بڑے خاندان, امیر لوگ, یا جن کو نسلی طور پر سپیریئر سمجھا جاتا تھا, وہی حکومت کریں گے, یا یہ سب مل کر اعلیٰ اور ادنا ہر قسم کے لوگ مل کر اس ملک کو چلائیں گے؟ کیونکہ ڈیموکریسی نے اپنا اثر ہر ملک پہ چھوڑا تھا. تو ڈیموکریسی میں ہر شخص کی آواز یہ تھی, بھائی اس ملک کے فیصلوں میں ہمارا بھی ہاتھ ہے, ہم بھی حصہ لے سکتے ہیں, ہم بھی ووٹ ڈال سکتے ہیں, ہم بھی اپنے نمائندے چنیں گے. یہ وائس اتنی بڑی تھی جس کو کوئی بھی سپریس نہیں کر سکتا تھا, وہ اتنی پاورفل آواز تھی. تو یہ جو پدرم سلطان بود میرا باپ بادشاہ تھا تو اس لیے اب میرا حق ہے اس ملک پر حکومت کرنے کا, چلا گیا. یہ جتنے بڑے بڑے شیخ تھے, جتنے بڑے بڑے چودھریز تھے, جتنے بڑے بڑے نواب تھے, یہ ان سب کا سورج آہستہ آہستہ ڈوبنے لگا. اور ایک نئی مڈل کلاس, ایون جو اکانومیکلی انڈر پریولیجڈ تھے, وہ بھی لوگ ایجوکیشن کے تھرو جدید زمانے میں اوپر آنے لگے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومتیں جتنے بھی ڈیکولونائز ہوئی تھیں, انڈیپینڈنٹ حاصل کر چکے تھے, انہوں نے ایک نعرہ تیسرا لگانا شروع کیا, ماڈرنائزیشن. ہم اپنے ملک کو ماڈرنائز کریں گے, ماڈرن ٹیکنالوجی لیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں. لیکن ماڈرن ٹیکنالوجی آپ کہاں سے لیتے ہیں؟ اوبیسلی انہی لوگوں کو پاس ہی جانا پڑا واپس جو لوگ ٹیکنیکلی اور ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس تھے, انہیں سے مشینری لینا پڑا, انہیں سے چیزیں لینی پڑی. تو یہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے, جو فارمر کولونائزرز تھے ان کے ساتھ اس لیے کبھی رشتہ ناتا توڑ نہیں سکے, انفیکٹ ری بلڈ کرنا پڑا ایز انڈیپینڈنٹ نیشنز. چنانچہ ہر کنٹری جو اپنے کولونائزنگ کنٹریز آزاد ہوئے تھے, واپس پھر انہی کے ساتھ نیگوشیٹ کیا, ری نیگوشیٹ کیا, ٹیکنالوجیکل ٹرانسفر کریے. تو وہ کی ورڈ اس زمانے میں ٹیکنالوجیکل ٹرانسفر تھا.
वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ऑब्वियसली ईस्ट से कोई टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर वेस्ट की तरफ नहीं होता था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, उस इंटरेक्शन का नतीजा क्या हुआ? बड़ी दिलचस्पी की डेवलपमेंट, पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई कि जो पहले वेस्ट के बहुत सारे लोग थे जिनको ईस्टर्न वर्ल्ड के बारे में, के कल्चर्स के बारे में, सिविलाइजेशंस के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में, आर्ट्स के बारे में, उनके यहाँ जो रिच कल्चरल डेवलपमेंट था, पोइट्री था, स्टोरी टेलिंग, कुछ भी नहीं पता था बहुत सारे लोगों को। जब कॉलोनाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ तो ये सभी बहुत सारे इनवैल्यूएबल चीजों से ईस्टर्न वर्ल्ड में एक्सपोज हो गए। और वो जो पहले बुरा समझते थे, मैं कल भी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मार्टिन लूथर जिस अंदाज से बात करते हैं कुछ फेथ्स के बारे में और लोगों के बारे में 14th सेंचुरी में, वो कैसे 20th सेंचुरी में रेडिकली व्यू डेवलप हुआ, रेडिकली ट्रांसफॉर्म्ड व्यू डेवलप हुआ। यहाँ तक कि खुद वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज के अंदर, एकेडमी के अंदर उन कल्चर्स के बारे में स्टडीज करने के लिए, उन पर रिसर्च करने के लिए बहुत सारे लोगों में दिलचस्पी पैदा हुई। और एज ए रिजल्ट आज ब्रिलियंट, मोस्ट ऑथेंटिक जितनी अच्छी अच्छी किताबें वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग स्कॉलरशिप, ईस्टर्न ट्रेडिशंस, कल्चर, सिविलाइजेशंस के बारे में जो किताबें लिखी गई हैं, मॉडर्न स्कॉलरशिप ईस्ट और वेस्ट दोनों में एज रेफरेंस बुक्स जैसे इंसाइक्लोपीडियाज हैं, उनको ही रेफर करते हैं ऑथेंटिक आर्टिकल्स के लिए। तो ये एक पावरफुल पॉजिटिव कल्चरल एक्सचेंजेस, नॉलेज एक्सचेंजेस, कल्चरल एप्रिसिएशन, सिविलाइजेशनल एप्रिसिएशन ईस्ट और वेस्ट के दरमियान स्ट्रांगली डेवलप हो गया। उसके नतीजे में ये कल्चर्स के दरमियान अंडरस्टैंडिंग बेटर से बेटर हो गई एकेडेमिया के अंदर। ऑफ कोर्स पॉलिटिकली, मिलिटरीली बहुत सारी चीजों में क्लैशेस थी, अंडरस्टैंडिंग में क्लैशेस थे। तो इस वजह से क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की थ्योरी भी इमर्ज हुई, जिसके अंदर ये कहने लगे लोग कि फ्यूचर में डिफरेंट सिविलाइजेशंस जो हैं वो आपस में टकराव की तरफ जाएंगे फॉर वेरियस रीजंस। और लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस थ्योरी को डिकंस्ट्रक्ट किया, रिजेक्ट किया कंप्लीटली, कि आने वाले ज़माने में बेटर अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, ये क्लैश ऑफ इग्नोरेंस होगा जिस तरह एक ज़माने में था, अभी बेटर सेंस प्रिवेल होगा और होना चाहिए। तो इसलिए कल्चरल एक्सचेंजेस, नॉलेज एक्सचेंजेस, स्कॉलरशिप एक्सचेंजेस बहुत ज़रूरी होंगे आने वाले ज़माने में। तो इस वजह से ये जो मॉडर्नाइजेशन और आइडियोलॉजिकल जो बेसिस कंट्रीज के अंदर शुरू हो गए, वो अभी तक शद्दुमत के साथ जारी हैं, बट एट द सेम टाइम छोटे से कम माइनॉरिटी का है, बाज़ जगहों पर ठीक ठाक स्ट्रांग है। ये जो सेकुलर फोर्सेस है, जो ये कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल फोर्सेस है, ट्रेडिशनल अथॉरिटीज हैं उनके, और जो रैशनल अथॉरिटीज हैं, मॉडर्न अथॉरिटीज हैं, डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, उनके दरमियान बेहतर बैलेंस होना चाहिए, ये आवाज़ें भी उतनी ही स्ट्रांग है। तो सोसाइटीज जो हैं ये ठीक ठाक तरीके से इस लिहाज से आगे बढ़ती रही हैं, यहाँ तक कि 20th सेंचुरी के एंड तक 1950s के बाद एक नया पावरफुल प्रोसेस दुनिया के अंदर एक करंट शुरू हुआ, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट भी उस कल्चरल एक्सचेंजेस, इकोनॉमिक एक्सचेंजेस और जो प्रैक्टिकल कम्युनिकेशंस थी, वर्चुअल कम्युनिकेशंस थी, इन लोगों ने ये मुमकिन बना दिया कि कोई एक शख्स एक मुल्क में एक कारखाना शुरू कर दे और उसको अनदर 40-50 कंट्रीज में उसके ब्रांचेस एस्टेब्लिश करे। और ये जो है दुनिया के डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स के अंदर अपने आप को एडजस्ट करके ठीक ठाक अपने आप को जो है वो डेवलप करें। तो ग्लोबलाइजेशन जो है, चूंकि वक्त के साथ साथ लोगों के लिए ट्रैवल करना, यहाँ से चाइना, मिडिल ईस्ट, फार ईस्ट,
अफ्रीका और वहाँ से वेस्ट, ये ट्रैवल इतना फास्ट हुआ सिविल एविएशन के जरिए, और एरियल जो डेवलपमेंट्स हुई जहाज़ों पे जो है इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रैवल्स, इंटरनेशनल ट्रैवल्स इतनी बढ़ गई, तो लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पर देखा कि भाई यही चीज़ मैं इस कंट्री के अंदर और सस्ता बना सकता हूँ और बेटर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो इस लिहाज से एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोसेस शुरू हुआ, और उसके साथ साथ एजुकेशन में भी जो चीज़ें एक कंट्री में सिस्टम शुरू हुई किसी भी चीज़ के लर्निंग के लिए, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है दूसरे कंट्रीज ने भी ले लिया, और फिर एजुकेशन सिस्टम्स और एग्जामिनेशन सिस्टम्स डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो हैं वो सिमिलर होने लगे क्रेडिबिलिटी के खातिर। और वक्त ऐसा आया कि यूनिवर्सिटीज एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने लगे, कॉलेजेस एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने लगे। अभी दुनिया के अंदर इतने सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, तो गोया एक पावरफुल ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का आगाज हुआ। और ये खत्म नहीं हुआ, ये जस्ट शुरू हुआ है, ये आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये एक इंतहाई पॉजिटिव सेंस में भी है, इस सेंस में पॉजिटिव सेंस में कि एक कंट्री की बहुत अच्छी अच्छी चीजें दूसरे कंट्री में भी अवेलेबल होने लगी हैं। ऑन द अदर हैंड इसका नुकसान बहुत सारों में से ये भी देखा जाता है कि पावरफुल नेशंस, पावरफुल इंडस्ट्रीज, पावरफुल कंपनीज जो हैं छोटी कंपनीज को हड़प कर जाएंगे, या हड़प करने का या खा जाने का खतरा जो है बहुत नुमायां है। ये भी अपनी जगह पे है, बट एट द सेम टाइम कल्चरली भी यही है। डोमिनेंट कल्चर्स आज ईस्ट और वेस्ट के अंदर वो दूसरे कंट्रीज को डोमिनेट करने लगे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग इनफ जो छोटे कल्चर्स हैं, छोटी सकाफतें हैं, उनके म्यूजिक है, उनके डांसेस हैं, उनके और बहुत सारी चीजें, ये भी इंटरेस्टिंग ग्लोबल होते जा रही हैं। हैरान कुन बात यह है कि जो जिस निहारे को हम एंजॉय करते थे अपने बैक होम में, वो आप अमेरिका में, कनाडा में, बहुत सारे जगहों पर आप जस्ट गूगल करें निहारी की दुकानें, आपको सैकड़ों मिल जाएंगे। आप जाके निहारी खाएं, बंदूखान कबाब खाएं, जो खाएं मर्जी, हर जगह पर मोर लेस सेम डिशेस। और आप देखें नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, इंडियन शॉप्स या पाकिस्तानी शॉप्स जो हैं कल्चरली, अफ्रीकन शॉप्स, उनके कल्चर की चीजें यहाँ लोग इतने शौक से ले लेते हैं। और इसी तरह यहाँ से मैकडोनल्ड, KFC और वगैरह इस किस्म के बहुत सारी चीजें वहां फैलने लगी हैं। इंटरेस्टिंग इनफ जो अमेजोन है और चाइना का फॉर एग्जांपल अलीबाबा है, जो वर्चुअल ट्रेडिंग करते हैं, वो वक्त के साथ साथ इस कदर फैल गए हैं। अभी इतने सारे जो है वर्चुअल ये कंपनीज हो गए जो आप घर बैठे बैठे एक फोन पे ऑर्डर प्लेस करें, आपके घर में चंद दिनों में पहुंच जाएंगे सारी चीजें, वो सारी जगहों पर घंटों में पहुंच जाती है। तो आप देखें कि ग्लोबली इंसान डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स ब्रिज हो गए हैं। तो इसको हम ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से देखते हैं। और इस ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो है फिर एक नई सोसाइटी ने जन्म दिया है जिसको हम नॉलेज सोसाइटी कहते हैं। और नॉलेज सोसाइटी फिर किस तरह डेवलप हो गए, अभी उससे एक और पावरफुल डेवलपमेंट है जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो ये ह्यूमन मार्च इंटेलेक्चुअल, कल्चरल, सिविलाइजेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स किस तरह अभी कहाँ से कहाँ आ रही हैं, वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कैसे दुनिया हम पैदा करते जा रहे हैं। तो ये बहुत दिलचस्प स्टोरीज हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। मैं जस्ट समरीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ताकि आप लोग कहीं पे भी मौका मिले इन चीज़ों के बारे में और पढ़ना शुरू करें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नॉलेज सोसाइटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि आपको प्रोग्राम्स मिलते रहें। थैंक यू।